बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स फटाफट रिवीजन सीरीज में आज कंटिन्यू करेंगे चैप्टर वेव्स पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने न्यूटन्स लॉ एंड लैप्लास करेक्शन तक कंप्लीट कर लिया था। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसको हम पहले बच्चों दो वेव्स के लिए पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम इसको n नंबर ऑफ वेव्स के लिए देखेंगे। अगर एक ही मीडियम में दो वेव्स ट्रेवल कर रही हैं और वो किसी पॉइंट पर मिलती हैं, तो उस पॉइंट पर नेट डिस्प्लेसमेंट उन दोनों वेव्स के डिस्प्लेसमेंट का अलजेब्रिक सम होता है। जैसे एक वेव है इस तरीके से और एक दूसरी वेव भी ओवरलैप कर रही है इसको, सपोज वो इस तरीके से ओवरलैप कर रही है दूसरी वेव भी। तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, जैसे हमने कोई इंस्टेंट ऑफ टाइम लिया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट अगर y1 है और इसका डिस्प्लेसमेंट y2 है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, तो इन दोनों वेव्स के मिलने से यहाँ पर अब जो एक नेट डिस्प्लेसमेंट होगा उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ही, वो y अगर हम उसको बोलें तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 होगा। और इनको हम विद साइन लेंगे, मतलब अगर पॉजिटिव एक्सेस पर है तो प्लस और नेगेटिव एक्सेस पर है तो माइनस कर देंगे। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अब इसका स्टेटमेंट हम n नंबर ऑफ वेव्स के लिए देख लेते हैं। व्हेन अ नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवल थ्रू अ मीडियम simultaneously, the resultant displacement at any point is equal to the algebraic sum of displacement of individual waves। तो इसको फॉर्मूले की हेल्प से हम लिखें तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, ऐसे ही अप टू yn। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं सिग्मा y i, और यहाँ इस i की वैल्यू 1 से लेकर n तक होगी। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। मान लेते हैं कि एक वेव है y1 इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी। दूसरी वेव के लिए इक्वेशन हम y2 इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई ले लेते हैं। मतलब इन दोनों वेव्स में फाई का फेज डिफरेंस है। इसके लिए इनिशियल फेज हमने 0 ले लिया और इसके लिए इनिशियल फेज हमने फाई ले लिया, तो इस तरह से इन दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस आ गया फाई का। ये जो प्रोग्रेसिव वेव्स हैं ये एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही हैं। यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है ना, मतलब ये वेव्स एक्स एक्सिस के अलोंग आगे बढ़ रही हैं। तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जहां पर ये दोनों वेव्स मिक्स हो रही हैं, तो उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो नेट डिस्प्लेसमेंट है उसको हम y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 से लिखेंगे। अब हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं y1 और y2 की। यहाँ हमने इनके एम्पलीट्यूड सेम लिए हैं, ये एम्पलीट्यूड अलग भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हम डेरिवेशन को सिंपल बनाने के लिए एम्पलीट्यूड्स दोनों वेव्स के सेम ले रहे हैं। मतलब जैसे हमने एक वेव इतने एम्पलीट्यूड के लिए, ऐसे ये है एम्पलीट्यूड, इसके लिए ड्रॉ की, तो जो दूसरी वेव है उसके लिए भी हम इतना ही एम्पलीट्यूड ले रहे हैं। ठीक है, दोनों में कुछ फेज डिफरेंस हो सकता है लेकिन एम्पलीट्यूड दोनों के लिए ए ही है। अब हम यहाँ वैल्यूज रख देते हैं a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब हमने इन दोनों वेव्स को ऐड कर दिया, a कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचता है साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं साइन, इसको भी ब्रैकेट में लिखते हैं, साइन सी प्लस साइन डी का। इसको पूरे को हम सपोज सी मान ले रहे हैं, इस पूरे को डी मान ले रहे हैं, तो फ्रॉम फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी ये होता है इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो इस फॉर्मूले से हमारे पास अब y नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो आ जाता है। देखिए एक ये 2 जो आया उसको हम a के साथ लिख लेते हैं 2a। ठीक है, और उसके बाद फिर साइन c प्लस डी करना है हमें, तो c ये है d ये है, तो जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो kx और kx हो गए 2kx। ऐसे ही माइनस ओमेगा टी और माइनस ओमेगा टी ये हो गए माइनस 2 ओमेगा टी, और ये प्लस फाइव इसी तरीके से। अब इसमें ये अपॉन में 2 है तो ये अपॉन 2 कर देंगे। यहाँ पर हम कॉस सी माइनस डी कर रहे हैं, के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी माइनस फाइव अपॉन 2। ठीक है ना, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो इसके साइन पलट गए सारे, माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी और माइनस फाइव आ गया। देखिए यहाँ से
2 तो कॉमन आ गया, ये वाला 2 ये 2 कॉमन आ गया, ठीक है, और फिर वो इस 2 से हो गया कैंसिल। जब हमने ऊपर से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे ये 5/2 हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5/2। अब इधर यहाँ क्या बचता है, देखिए kx से kx कैंसिल, ओमेगा टी से ओमेगा टी, तो ये बच गया -5/2। देखिए cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, तो इसको हम 2a के साथ ले आते हैं, 2a cos 5/2, और ये साइन इस तरीके से kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5/2, ये है y की वैल्यू। अगर हम इसे कंपेयर करें वेव की इक्वेशन से, तो ये पूरी जो वैल्यू है ये किसकी है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू है, ये क्या है, एम्पलीट्यूड। तो इस एम्पलीट्यूड का सिंबल हम यहाँ पर कैपिटल ए रख के इस इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं कि ये एक जो इन दो वेव्स के मिलने से नई वेव बन रही है उसकी इक्वेशन है। तो y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5/2, ठीक है, ये वेव की इक्वेशन आ गई, जिसमें कि अब ये जो वेव है इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ये एम्पलीट्यूड क्या है, a इज इक्वल टू 2a cos 5/2। तो अब इस a की वैल्यू से हमें ये पता चल रहा है कि दोनों वेव्स के मिलने से जो ये नई वेव बनी इसका एम्पलीट्यूड किस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है फेज डिफरेंस पर बस। तो इस फेज डिफरेंस से ही हमें पता चलेगा कि एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, और एम्पलीट्यूड का इंक्रीज होना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करता है, एम्पलीट्यूड का डिक्रीज होना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करता है। तो चलिए अब फाई की वैल्यू से हम ये देखते हैं कि कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और कब डिस्ट्रक्टिव। तो हम फाई की वैल्यू सपोज पहले रख रहे हैं 0, इफ फाई इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a cos 0 हो जाएगी है, और cos 0 क्या होता है 1, इसका मतलब एम्पलीट्यूड कितना आ गया 2a, मींस जो इंडिविजुअल वेव्स के एम्पलीट्यूड थे उसका जस्ट डबल हो गया, और ये क्या शो करेगा, कंस्ट्रक्टिव, क्या शो करेगा ये, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और फाई इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि दोनों वेव्स सेम फेज में हैं। तो अगर दोनों वेव सेम फेज में है, सेम फेज मतलब अगर एक वेव इस तरीके से है और दूसरी वेव भी इसी तरीके से है एकदम, तो ये दोनों वेव सेम फेज में बोली जाएंगी। इधर हम y लिख रहे हैं, इधर t लिख रहे हैं, इसके लिए हमने सपोज y1 लिखा, इस वेव के लिए हमने y2 लिखा। इन दोनों के मिलने से जो अब नई वेव बनेगी वो अब इस तरीके से बनेगी, ठीक है। और इस नई वेव के लिए y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 होगा, और इस नई वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो 2a होगा, ठीक। तो ये आपको क्लियर हो गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है कि वेव्स सेम फेज में हों, बिल्कुल एक साथ चले। अब इसी का हम दूसरा केस देख लेते हैं, इफ पाई इज इक्वल टू पाई, मतलब बिल्कुल अपोजिट फेज, इसका मतलब क्या है कि जो वेव्स हैं वो अपोजिट फेज में है। तो उस कंडीशन में एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड देखिए अब यहां इसी फॉर्मूले से 2a cos पाई/2, पाई/2 का मतलब 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा 0, क्योंकि cos 90 क्या होता है 0। तो उस केस में अब एम्पलीट्यूड क्या हो गया 0, और 0 एम्पलीट्यूड यहां शो कर रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को शो करेगा। एक वेव अगर इस तरीके से है, ये एक वेव अगर इस तरीके से है और दूसरी वेव सेम एम्पलीट्यूड वाली इस तरीके से है, तो अब इसके लिए y1 और इसके लिए y2, तो अब आप देखिए कि जब ये मिलती हैं तो ये एक दूसरे के डिस्प्लेसमेंट को y इज इक्वल टू y1 माइनस y2 कर देती हैं, और बिल्कुल एक जैसी वेव है तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इनके डिस्प्लेसमेंट भी सेम होंगे, तो मींस नेट डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया, मींस एम्पलीट्यूड भी 0 हो गया। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, वेव नंबर चेंज नहीं होता, जस्ट क्या होता है, एम्पलीट्यूड चेंज होता है। मींस जब दो वेव्स ओवरलैप करती हैं तो उस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता, वेव नंबर में
कोई चेंज नहीं होता। चेंज किस में होता है? एम्पलीट्यूड में चेंज होता है। यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि हमने ये प्रॉपर लैंग्वेज में डेरिवेशन इसका लिखा हुआ है। Please like, share and subscribe. Thank you. Thanks for watching. All the very best.